हे गाइस, ये हमारा लास्ट वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के इस यूनिट के लिए। लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है, ख़त्म करके उसको वाइंड अप करते हैं। मैं रीजनलिज्म के साथ साथ कम्युनलिज्म भी इसी के अंदर बताऊंगा, और जो कास्टिज़म है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है पहले ही, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। रीजनलिज्म का मतलब होता क्या है? जैसे कि रीजनलिज्म में एक वर्ड निकल के आ रहा है रीजन, तो हम कहीं ना कहीं रीजन का मतलब है किसी एक क्षेत्र, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक जोग्राफिकली डिटरमाइंड एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। बात होगी इस चीज़ के ऊपर कि उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग सेंस है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के और अपनी लॉयल्टी को लेकर के उस पर्टिकुलर जगह को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोग अपने इस कोने पर रहना पसंद करते थे, ठीक है। अब लोग इससे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनी इसी से आइडेंटिटी मानते हैं, इसे हम रीजनलिज्म कहेंगे। अब देखो, रीजनलिज्म जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है, तो ये मत सोचना कि ये टोटली नेगेटिव टर्म है। एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल तक आपका अगर अपनी जगह से जुड़ाव है, उसकी तरफ लॉयल्टी है, अब आप अपने आप को पहचानते हो कि हाँ, मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो ये क्या हुआ, आपके रीजन ने आपकी आइडेंटिटी बनाई और उसने आपने उस आइडेंटिटी के लिए अपनी लॉयल्टी पेश करी। दिस इज कॉल्ड एज रीजनलिज्म। अब अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकती है, ना केवल सिर्फ जगह के लिए, हो सकती है अपने रीजन के लिए, जोग्राफिकल रीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब लोग, ये खराब होना तब चालू होता है जब लोग रीजनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर का दर्जा देना चालू कर देते हैं। यानी कि वो नेशन को कुछ नहीं समझते और सिर्फ अपने रीजन को सबसे ऊपर, सबसे आगे मानते हैं और उसका ही कल्याण चाहते हैं। ऐसे केसेस में बात बिगड़ती है। तो पॉलिटिकल थिंकर्स की यहाँ पे हम डेफिनेशन देख सकते हैं, जो अपने एग्जाम्स में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे उसमें कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि लोग फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे किसी स्पेसिफिक रीजन को ध्यान में रखा जाता है और सिर्फ उसके एडवांसमेंट के बारे में बात करी जाती है एक कंट्री के अंदर। यानी कंट्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात हो रही होती है। और किस चीज़ के बारे में एडवोकेट कर रहे होते हैं? 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला तो ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, दूसरा उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, और तीसरा उनके कल्चर का रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो रीजनलिज्म को बोला गया एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में फॉलो करी जाती है किसी कंट्री के। क्यों करी जाती है? ताकि उसको ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिले, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो और कल्चरल रिकॉग्निशन मिले उसका। अब बात करते हैं उसकी, जो मैंने ऑलरेडी छेड़ रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव और रीजनलिज्म। अब बात करते हैं जो नेगेटिव है, वो क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये नेशनल यूनिटी के खिलाफ चला जाता है। यहाँ पे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल खालिस्तान, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हर दम बरकरार बना रहता है, जैसे कि हिमाचल और अपना उत्तराखंड हो गया, या फिर हिमाचल या पंजाब हो गया। बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कश्मीर एंड लद्दाख का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है पूरे तरीके से। लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, और इसमें आती है हमारी इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़। कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से अलग हुआ, ये कहते हुए कि भाई छोटा नागपुर प्लेटिव हमारे पास है, रिसोर्स रिच हम है, फिर भी सबसे पीछे हम हैं। क्यों? डिस्पैरिटीज़ आने चालू हो जाती हैं। बारगेनिंग हो जाता है फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर जो है डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। अब जब यूनियन अपने आप में पावरफुल होना चाहिए, पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को साथ में लेकर चलने के लिए। पर अगर आप खुद सोचो कि अगर आप जम्मू कश्मीर को ज़्यादा पावर दे दोगे, पंजाब को ज़्यादा पावर दे दोगे, तो वो तो ओवरराइड करेगा ना एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इस टाइम पे जो फेडरलिज्म होता है वो ऊपर नीचे डिसबैलेंस होने लगता है। फंडिंग इनबैलेंस हो जाती है ऐसी स्टेट्स के अंदर। रिसोर्सेज एलोकेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, जस्ट लाइक मैंने अभी बात करी। लोग सेपरेट होना चाह रहे होते हैं, साथ में इनके अंदर एंटी नेशनल टेंडेंसीज भी बढ़नी बहुत ज़्यादा चालू हो जाती हैं, जैसा कि हम बंगाल में भी देख सकते हैं। देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, इट्स लाइक वो ना बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि उन्हें दुनिया से मतलब नहीं, उन्हें आपका डेवलपमेंट चाहिए।
गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और याद रखना, जब गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, बैलेंस ऑफ पावर बनता है, चेक एंड बैलेंस बनता है पावर के अंदर, अकाउंटेबिलिटी रेज हो जाती है इससे डायरेक्टली। और इससे इमरजेंस होता है रीजनल पार्टीज़ का। जब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे अपने एरिया को लेकर के, तो वो अपने कल्याण के लिए पार्टीज़ बनाएंगे, ना कि नेशनल लेवल पे। बिकॉज आप देख सकते हो भाई, हर जगह जोग्राफिकली, कल्चरली डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है। एक पर्टिकुलर पार्टी उस सब चीज़ों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर एक रीजनल पार्टी जो है वो हर रीजन के बारे में पता रखती है कि क्या गलत है और क्या सही है और किस जगह पे क्या खेला हो गए। सो रीजनल पार्टीज़ अब डिक्लाइन पे जाती हैं, ऐसा सीन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल टीएमसी, देन वी आर हैविंग हेल्दी कंपटीशन बिकॉज ऑफ दिस। जो हमारे डेमोक्रेसी में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, इसके लिए कल्चरल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसी डाइवर्सिटीज़ में लोग अपने आप की लैंग्वेज को, अपने आप के कल्चर को बहुत प्राउड फील करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनने के चांसेस भी बढ़ते हैं जब लोग अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे उत्तराखंड अपने को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर लेता है, पर अब लोगों के पास दोबारा से वो पहाड़ी होने का गौरव वापस आ रहा है, तो लोग वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं जो खाली हो चुके हैं। वहाँ पे एयरबीएनबी बना रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपने रीजन को सेव कर सकें, अपने प्राइड को सेव कर सकें। वो अपनी प्रायोरिटाइज करते हैं और प्रमोट करते हैं आइडेंटिटी को हर एस्पेक्ट के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस है। क्वाजी फेडरल ज़्यादा है, मतलब कि सेंटर के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर ज़्यादा हैं, तो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है हमारा देश में भी। इसके साथ अमेंडमेंट्स लाई गई 34 एंड 73 एंड 74, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया लोकल गवर्नमेंट के लिए। लोकल ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई इस अमेंडमेंट के थ्रू। देन शेड्यूल 5 एंड 6 इंट्रोड्यूस किया गया ट्राइबल एरियाज़ के लिए, सो दैट उनको एक अलग स्पेस मिला जाए बाकी एरिया से कंपैरिजन है। बिकॉज ट्राइबल एरियाज़ आर सेंसिटिव एरियाज़, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से एक ऐसा सेक्ट है, वो एक ऐसी जगह है सोसाइटी की जिसके ऊपर प्रहार हुआ है हर तरीके से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कास्ट वाइज, ईच एंड एवरी शेड्यूल से। देन वी आर हैविंग आर्टिकल 370 एंड 371। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि कश्मीर के अंदर यही वाला था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, पर ये हट चुका है हमारे देश के अंदर से और कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेटस हटा दिया गया है। अब क्या इससे थ्रेट आ सकता है नेशनल इंटीग्रेशन को? यस, बिल्कुल आ सकता है, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, जैसे कि हमारा कोएग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट साथ साथ में हो रहा होता है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छा फेडरलिज्म का चस्का लगता है कि वाह ठीक है, अब और डिवाइड करो पावर्स को, हमें भी मिलनी चाहिए, हम भी अपने को रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रिजर्व होती है नेचुरल सॉलिडारिटी कि हमारे हैं, ये हमारे पीपल हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट में जो फॉर्मेशन हुआ, आसाम के अंदर से अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए, फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, मिजोरम बनाए गए। उनको अपनी ऑटोनॉमस कल्चर को दिखाने का मौका मिला, अपनी लैंग्वेज बताने का मौका मिला, डिसेंट्रलाइजेशन हुई पावर यहाँ पे। तो हाँ, दोनों एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं कि ये थ्रेट भी है और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ भी है हमारी कंट्री के लिए। कॉज की बात करें तो भाई हिस्टोरिकल कॉज हो सकते हैं, जोग्राफिकल कॉज हो सकते हैं अपने जगह से प्यार करने के, लिंग्विस्टिक कल्चर हो सकता है कि यार हमें वो भाषा बड़ी प्यारी है हमारी डोगरी, हमें तो कश्मीरी प्यारा है। इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं कि भाई हमारे ना इकोनॉमिकली बहुत आगे है, लाइक केरला, कि हम तो केरला से हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छे हैं। पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि इसमें ये कम्युनिस्ट पार्टी, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी केरला का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन्हें उनकी जगह बड़ी प्यारी लगती है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं अपनी जगह से प्यार करने के। बाकी रिलीजन एंड कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड कश्मीर ले सकते हैं। अगर आप आंसर्स के साथ अपने एक्सप्लेनेशन के साथ अपने एग्जाम्पल्स अगर आप लिखोगे तो आंसर का थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, बिकॉज आप सिर्फ चीज़ें लिख नहीं रहे, आपको पता है वो रियल लाइफ में कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। सो चीज़ों के एग्जाम्पल्स लिखना चालू करो, उन्हें मेमोराइज़ करना चालू करो। और ये आपके करंट अफेयर से भी काफ़ी ज़रूरी है एक टॉपिक। टाइप्स की बात करते हैं तो भाई देखो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे जस्ट एक डिवीजन बना के दिया है मैंने। सबसे पहले तो भाई लोग अपने आप के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर सकते हैं, एक नया देश चाहते हैं, वो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चाहते हैं, वो अपनी जगह के लिए ऑटोनॉमी चाहते हैं, जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। इंट्रा स्टेट मतलब कि स्टेट के अंदर ही अंदर हमें एक अलग जगह चाहिए। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ रीजन काफ़ी टाइम से स्टेट बनना चाहता है कि हमें वो
पावर नहीं मिल पा रही है, हमें वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा जो महाराष्ट्र को मिल रहा है। देन इंटर स्टेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं वो यूपी में भी हैं और बिहार में भी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो पूर्वांचल एरिया यूपी का है और जो भोजपुर एरिया हमारे बिहार का है उसे मिला करके भोजपुर बना दिया जाए। तो लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ पे लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ है भाई, वो अपनी आपकी सेपरेट ऑटोनॉमी चाहता है, तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। चलो फटाफट तो मैं एक एग्जांपल्स भी मेमोराइज करा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आसाम का डिवीज़न हुआ, गोरखालैंड, इसके बनने के चांसेस हैं, वो चाहते हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी हुई है दार्जिलिंग में। न्यू स्टेट के फॉर्मेशन हुए 2000 में, जहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से इन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड अलग हुए अपने पेरेंट स्टेट से। खालिस्तान जो एक रीजन और रिलीजन के बेस पे, जो मैंने एग्जांपल दिया था पीछे आपको। तेलंगाना जो कि लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन हुआ। द्राविड़ मूवमेंट, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ लैंग्वेज के बेस पे। साउथ इंडियन जो स्टेट्स थे उन्होंने अपना अपना रिकॉग्निशन बढ़ाना चालू कर दिया। अगर हम देखें कि हम कैसे क्रब कर सकते हैं रीजनलिज्म की प्रॉब्लम को, नेगेटिव जो रीजनलिज्म है उसको कैसे क्रब कर सकते हैं, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। पॉजिटिव वाला तो अच्छा है कि अगर आप अपनी जगह से प्राइड महसूस कर रहे हैं तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर एरिया में इक्वल ध्यान देना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर इस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरे एरिया में भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, लोगों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो फेयरली दिया जाना चाहिए हर रीजन में। अगर कोई रीजन बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा और एक रीजन पीछे रह जाएगा, वहाँ पे डिस्पैरिटी राइज हो जाएगी। करेंटली आप यूपी में देख सकते हैं, पूर्वांचल जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ रह गया और जो वेस्टर्न यूपी है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। नोएडा, गाजियाबाद जैसी मेट्रो सिटीज़ के साथ में ये डिस्पैरिटीज़ बढ़ाने वाले काम है। नाउ पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, नेशनल इंटीग्रिटी प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करनी चाहिए और सबको एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पाठ पढ़ाना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब बात ये होती है कि रीजनलिज्म के साथ अगर कम्युनिज्म भी मिल जाए तो भाई ऐसा है सोने पे सुहागा, यानी कि बम के ऊपर न्यूक्लियर बम, बहुत बड़ा धमाका होगा। जैसे कि हमारा बात कर सकते हैं हम पंजाब एंड कश्मीर का, बिकॉज वहाँ पे रिलीजन ने रीजन के साथ फैक्टर मिला करके एक चीज़ बनाई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कश्मीर की नहीं, पंजाब की लेके चलते हैं। वहाँ पे सिख लोग रहते थे। अब आधा कश्मीर जो है, पंजाब जो है वो इंडिया में था, आधा हमारा पाकिस्तान में था। अब इनका कहना ये है कि ये पूरा पंजाब जो है ये सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो ये पूरा खालिस्तान बन जाना चाहिए और ये पूरा एक देश बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म दोनों साथ में आकर के नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटीज़ को। बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हमारे कम्युनलिज्म के बारे में। भाई जहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज़ किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन के लिए, हम उसे कह देते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो है ब्रॉड में देखा जाए तो कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है, पर अगर हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे जाकर देखा जाए तो कम्युनलिज्म ज़्यादातर जो अपना एग्जिस्टेंस देखता है वो देखता है रिलीजन के बेसिस पे, ना कि कम्युनिटी के बेसिस पे। पर यहाँ पे आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो कि कम्युनिटी या रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है। जो रिलीजियस लॉयल्टी होती है, जब वो नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर उनकी इज्जत ना करते हुए अपने आप को सुप्रीम मानने लगती है, यानी कि जब रिलीजन नेशनलिज्म से ऊपर बढ़ने लगता है, देन हमारा कम्युनलिज्म अपना जन्म लेता है। साथ में टर्म कॉइन करी गई थी पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन। जब होता है, जब रिलीजन का मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स करके, उसे कहते हैं हम कम्युनलिज्म। अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो बिपिन चंद्र बोलते हैं इट इज़ एन आइडियोलॉजी जो सोसाइटी में डिवाइड पैदा करती है, जो कि सोशल डिवीज़न बनाती है लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम या फिर किसी और कम्युनिटी के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट राइज करती है दोनों रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, साथ में उनके बीच में इनटॉलरेंस आता है। इसी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के सेंट्रिक रहना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हैं दूसरी कम्युनिटी के लिए, उनका सेकुलर कैरेक्टर ख़त्म हो चुका है और अब वो मोबिलाइज करते हैं वॉयलेंस को, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को पहचानते हैं और किसी को नहीं। ये ज़्यादातर इमोशनली ड्रिवन होते हैं और रैशनल थिंकिंग बंद कर देते हैं। पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इन्हें बरगलाना बहुत आसान होता है धर्म के नाम पे। अगर हम एग्जांपल्स लें तो जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉयलेंस होती है, जो कि हमने मुर्शिदाबाद वगैरह एरियाज़ में देखी हैं रिसेंट टाइम में,
वो उसका प्राइम एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब देखा जाए ऐसा क्यों किया जाता है, तो किया जाता है हिस्टोरिकल बेसिस पे, जैसे कि 1947 में हमारा डिवीज़न हुआ, पॉलिटिकल वोट के लिए किया जाता है ऑब्वियसली, अब दिखेगा आपको, पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। सोशल इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं, यानी कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो बोलते हैं कि यार हमारा तो कहीं से भी कल्याण नहीं हो रहा, अब तो हमारा धर्म ही हमें आगे लेके जाएगा। मीडिया एंड टेक में वो काफ़ी पीछे होते हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, हेट स्पीच फैलाई जाती है, ये बताने के लिए कि भाई उसने देखो तुम्हारे धर्म के बारे में ये बोला, फेक न्यूज़ फैलाई गई, अब उसके ऊपर राइट्स कर लिए जाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर पुणे में भी देखा था। साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं कि अपना डोमिनेंस, वो सोचते हैं कि हमारा डोमिनेंस घटता जाएगा, हम इस जगह में कम होते चले जाएंगे, तो वो अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस मान करके विद्रोह करते हैं, वो कम्युनलिज्म करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ बन जाता है। ये हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया है कि हेट हो जाता है, राइट हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, सोशल ये सारी दिक्कतें आती हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, साथ में बहुत बड़ा वोट बैंक का नेक्सस भी है। अब देखो जो कम्युनलिज्म है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल, यानी कि जो रिलीजियस सुपीरियरिटी को ध्यान में रखा जाए कि भाई हमारी तो आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। दूसरा पॉलिटिकल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इलेक्शंस वोट्स के लिए, और ये सबसे मेजर डेमोक्रेसी में देखा जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी में वोट का लोचा होता है। बाकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी बढ़ जाता है, मिलिटेंट वॉयलेंस, राइट्स और टेररिज्म, जो जस्ट अभी हमने डिसाइड किया, देखा, उसी के बारे में बात हो रही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप कोई चीज़ निकालते हैं, किसी के फीचर्स निकालते हैं, कॉजेस निकालते हैं, टाइप्स निकालते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपस में लिंक्ड होते हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट भी याद कर लें जो कॉजेज़ में आते हैं, तो वो आपके इम्पैक्ट में भी आएंगे, आप उनको अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स में भी लिख सकते हो, आप उनके बेसिस पे पॉजिटिव क्या किया जा सकता है वो भी बना सकते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स ले सकते हो, आप उसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हो जो डिफरेंट सब हेड्स में डाले जा सकते हैं कि हाउ टू क्रब, अगर ये ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है तो हाउ टू क्रब। विद दिस वी आर कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो बात करता है हमारे इसके अगेंस्ट में। तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सेकुलरिज्म की बात होती है, तो हमें सेकुलर नेचर है, सेकुलर फैब्रिक पे हमारा देश काम कर रहा है, तो हमें उसको दगीला नहीं करना चाहिए। नो ऑफिशियल रिलीजन है हमारे स्टेट के अंदर, सबसे पहली चीज़। आर्टिकल 14 सबको समानता बोलता है, सारे इक्वल हैं। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है हर किसी को। आर्टिकल 29 से 30 के बीच में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी बात की हुई है। साथ में हमारी ड्यूटीज़ भी है आर्टिकल 51A के अंदर कि हम हार्मनी प्रमोट करें आपस के बीच में। अब देखो सेम चीज़ दोबारा आ गई हमारे इम्पैक्ट के अंदर कि सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, जो कि अभी हमने देखे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, रायट्स होंगे, डिस्टर्बेंस होगी, हार्मनी खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी वीक होगी, सेकुलरिज्म इरोड होगा। सिक्योरिटीज़ की बात करी जाए तो रेडिकलाइजेशन होगा, इंटरनल इंस्टेबिलिटी होगी, और यूनिटी हमारी उसको बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इकोनॉमिकल रीज़न देखे जाएँ तो भाई प्रॉपर्टी और लाइफ का तो लॉस होगा ही होगा, डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगा हमारा, और जो इन्वेस्टमेंट हमारे बाहर से आ रही होगी या कहीं और से आ रही होगी उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि पार्टीशन के बाद जो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई थी 1947 में, गुजरात के राइट्स जो हुए थे 2002 के, मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे 2013 के, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हुए थे, जम्मू कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग होती है, साथ में दिल्ली में जो राइट्स हुए थे हमारे लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये सारे एग्जांपल्स रहे इसके। जुडिशरी अगर रोल देखा जाए तो भाई वो हमेशा से बोलती है कि देश हमारा सेकुलर है, ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको इरोड नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने बोली थी हमारी SR बम्बई केस के अंदर। साथ में इसको करब कैसे किया जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले तो हेट क्राइम्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर वो एक सर्टन लिमिट तक है, एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद 19(2) आ जाता है आपके ऊपर। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए पॉलिटिकल व्यूज़ के साथ में देखा जाए तो। साइंटिफिक एंड सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग जो है वो अपने फंडामेंटल्स, अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स को छोड़ करके साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ जाएं, जहाँ पे सबको एक यूनिटी में आगे बढ़ाया जा सके, एक सेकुलर नेचर बनाया जा सके स्टेट के अंदर, इंटरफेथ डायलॉग हो सके। जो डिफरेंट रिलीजन के बच्चे हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजिस्टिकली दिमाग में भर चुका है, उन सबको साथ में ला करके बात करवानी चाहिए ताकि उनके बीच का एक जो जुड़ाव है, जो कम्युनिकेशन है,
जो वजूद है वो ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाए उनके बीच में, और उनके बीच में इंटरफेथ डायलॉग्स ये बात कर सकते हैं। मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि वो फेक न्यूज़ ना फैलाए। स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना चाहिए कंट्री के अंदर। साथ में इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई जब आप किसी को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाते हो तो वो काम करने में लग जाता है, फिर उसका फालतू दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आप उसे खाली छोड़ोगे वो दिमाग चलाएगा। इससे अच्छा है आप उसको कुछ ना कुछ करके मोटिवेट करो। और इसके लिए कहा गया कि जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीडोट है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म जो है ऐसी जगहों पे पनपता है जहाँ पे स्टेट जो है बहुत वीक है। जहाँ पे स्टेट वीक हो जाती है वहाँ पे कम्युनलिज्म फैलता है बुरी तरीके से। डेमोक्रेसी हम मान ही नहीं सकते कि जो विदाउट एथिक्स को इंटेंसिफाई करके करी जा सके। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई एक डेमोक्रेसी के अंदर ना एक एथिक्स होते हैं लोगों के बीच में, और जैसे ही ये एथिक्स ख़त्म होने बंद हो जाते हैं कम्युनलिज्म जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, वो अपने पैर पसारने चालू कर देता है। वैसे ही सेक्युलरिज्म इज़ एक्टिव इंगेजमेंट एंड नॉट पैसिव साइलेंस। ये चुप होकर नहीं बैठने वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंस, बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं नेचर के अंदर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बोथ द टॉपिक्स रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। बाकी कास्टिज्म टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड कास्टिज्म का बेसिकली मतलब होता है जो रिलीजन है उसके अंदर जो कास्ट डिवीजन होता है, लोग अपनी कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और वो बाकी कास्ट के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, अनटचबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।